भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गरीबों के मोर्चे पर मोदी सरकार विफल रही है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। तेज प्रताप यादव ने अमित शाह की वर्चुअल रैली के खर्च को लेकर उठाए सवाल। कहा, जो वर्चुअल था बड़ा ही खर्चुअल था। जी हां दोस्तों, आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने बीजेपी नेता अमित शाह की बिहार में वर्चुअल रैली को लेकर निशाना साधा है। मालूम हो कि इससे पहले उनके छोटे भाई ने अमित शाह की वर्चुअल रैली को लेकर निशाना साधा था। हालांकि तेजस्वी यादव द्वारा वर्चुअल रैली को लेकर किए गए 144 करोड़ रुपए खर्च के आरोपों का बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने खंडन कर दिया था कि बिहार में 72,000 एलईडी स्क्रीन लगाने के लिए 144 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तेज प्रताप यादव ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि गरीबों की जो थाली है एकदम खाली है, लेकिन वो जो वर्चुअल था बड़ा ही खर्चुअल था। साथ ही उन्होंने खर्च का ब्यौरा देते हुए बताया कि 72,000 एलईडी इंटू 20,000 इक्वल टू 144 करोड़। बिहार के भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने वर्चुअल रैली के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के दावे का खंडन किया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर आरोप लगाया था कि बिहार में 72,000 एलईडी स्क्रीन लगाने के लिए 144 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। रैली खत्म होने के कुछ ही देर बाद संजय जायसवाल ने एक वीडियो संदेश जारी कर दावा किया था कि बीजेपी द्वारा संचालित विभिन्न यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेजों के जरिए देश भर में करीब 1 करोड़ लोगों ने शाह की रैली को देखा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, प्रवासी कामगारों के खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन पर दर्ज सभी मामले वापस हों। जी हां दोस्तों, कोर्ट ने कहा लॉकडाउन उल्लंघन पर प्रवासी कामगारों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। मार्च माह में कोरोना वायरस के भारत में फैलने की प्रक्रिया में तेजी आते ही देश को लॉकडाउन कर दिया गया था। सभी दफ्तरों और कंस्ट्रक्शन साइट्स का काम थम गया। ऐसे में रोजी रोटी की दिक्कत झेल रहे लोगों ने हजारों की संख्या में अपने अपने राज्यों में पैदल ही पलायन किया, जिसके बाद इन लोगों पर लॉकडाउन के उल्लंघन का केस दर्ज हुआ था। इसको लेकर आज आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश में प्रवासी कामगारों को 15 दिनों के भीतर उनके घर कस्बों में वापस भेजे जाने की बात कही गई है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत लॉकडाउन के आदेशों का उल्लंघन करने वाले प्रवासियों कामगारों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाने पर विचार होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से योजनाओं, रोजगार सृजन आदि पर अपने विस्तृत हलफनामे प्रस्तुत करने के लिए कहा है और मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को तय की है। कोर्ट ने कहा कि सुश्रमिक ट्रेनों की मांग की स्थिति में रेलवे 24 घंटे के भीतर ट्रेनें प्रदान करेगा। रेलवे प्रवासी श्रमिकों को सभी योजनाएं प्रदान करेगा और उन्हें प्रचारित करेगा। केंद्र और राज्यों को सुव्यवस्थित तरीके से प्रवासी श्रमिकों की पहचान के लिए एक सूची तैयार करनी होगी। वहीं रोजगार के लिए राहत और प्रवासी मजदूरों को स्किल मैपिंग से राहत दी जाएगी। गौरतलब है कि इस साल मई महीने में रेलवे ने तकरीबन 2,818 विशेष श्रमिक ट्रेनें चलाई और 37 लाख से अधिक प्रवासी कामगारों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया। उनमें से 80% यात्री उत्तर प्रदेश और बिहार गए। रेलवे ने जानकारी दी थी कि 2,818 श्रमिक विशेष ट्रेन में से अभी 565 रास्ते में हैं और 2,253 गाड़ियां अपने अपने गंतव्य पर पहुंच चुकी हैं। रेलवे ने पिछले 4 दिनों में प्रतिदिन औसतन 260 ट्रेनें चलाई और करीब 3 लाख यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गुजरात में दिलचस्प हुआ राज्यसभा चुनाव। कांग्रेस बोली दूसरी सीट के लिए बस 1 वोट की जरूरत। जी हां दोस्तों, गुजरात में होने वाला राज्यसभा चुनाव दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। गुजरात कांग्रेस से लगातार विधायकों के इस्तीफे का दौर जारी है। इसके बावजूद पार्टी के हौसले पस्त नहीं हुए हैं। गुजरात कांग्रेस ने दावा किया है कि राज्यसभा चुनाव में उनकी सीट भले ही कम हुई है, लेकिन उनकी 2 सीटें अब पक्की होती दिख रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अब दूसरी सीट के लिए केवल 1 वोट की जरूरत है। हालांकि यह कैसे संभव हो सकेगा, इसके बारे में पार्टी ने बताने से इनकार कर दिया है। गुजरात के कांग्रेस प्रभारी राजीव साटव ने बताया, हमने राज्यसभा चुनाव की तैयारी कर ली है। हमारे कुछ विधायकों ने चुनाव से पहले पार्टी का साथ छोड़ दिया है। इसके बावजूद
कांग्रेस पार्टी गुजरात राज्यसभा चुनाव में 2 सीट पर कब्जा करेगी। उन्होंने कहा कि दूसरी सीट के लिए अब उन्हें केवल 1 वोट की जरूरत है। राजीव ने कहा कि हम नंबर पर चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह हमारी रणनीति का हिस्सा है। हालांकि उन्होंने इस दौरान 2017 राज्यसभा में अहमद पटेल केस का उदाहरण दिया और कहा कि हम संख्या बल पर काम कर रहे हैं और बेकार नहीं बैठे हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। पिछले दिनों ट्वीट करते हुए कांग्रेस ने कहा था कि गुजरात में बीजेपी सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में सफल नहीं हो सकी है, लेकिन विधायकों के खरीद फरोख्त पर उसका पूर्ण नियंत्रण है। क्या कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी इस स्तर पर पहुंच सकती है? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल ने तंज कसते हुए राजनाथ से मांगा जवाब, शायरी खत्म हो गई हो तो बताए कि क्या सीमा पर चीन ने हमारा कुछ इलाका कब्जा लिया है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तथा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच ट्विटर पर शायरी के माध्यम से जारी हमले के बीच श्री गांधी ने मंगलवार को तीखा तंज कसते हुए पूछा कि शायरी खत्म हो गई हो तो रक्षा मंत्री देश को बताएं कि क्या चीन ने भारतीय क्षेत्र में कब्जा कर लिया है। श्री गांधी ने भारत चीन सीमा पर विवाद को लेकर श्री सिंह से पूछा, हाथ निशान पर रक्षा मंत्री की टिप्पणी पूरी हो तो क्या वह बता सकते हैं कि लद्दाख में चीन ने क्या भारतीय क्षेत्र पर कब्जा किया है। कांग्रेस नेता के इस तंज से पहले ही श्री सिंह ने कांग्रेस के हाथ चिन्ह को निशाना बनाते हुए ट्वीट किया, हाथ में दर्द हो तो दवा कीजिए, हाथ ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। श्री सिंह ने श्री गांधी के 8 जून को किए ट्वीट का शायरी में यह जवाब दिया है। श्री गांधी ने कल अपने ट्वीट में कहा था, सबको मालूम है सीमा की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को शायद ये ख्याल अच्छा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश भाजपा में जाकर दोहरे चक्रव्यूह में फंसे ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक। जी हां दोस्तों, जनसेवा और सम्मान की खातिर कांग्रेस से बागी होकर भाजपा में गए सिंधिया समर्थकों का मंत्री बनने का सपना करीब 2.5 महीने बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। भाजपा ने जबकि उन्हें हफ्ते भर में ही मंत्री पद से नवाजने का वादा किया था। पहले प्रदेश में बेकाबू हुए कोरोना संकट और अब राज्यसभा चुनाव ने सिंधिया समर्थकों की इस बेसब्री को और बढ़ा दिया है। सिंधिया समर्थक विधायक भाजपा में जाकर दोहरे चक्रव्यूह में फंसते नजर आ रहे हैं। एक तो कांग्रेस से बागी होकर महाराज के साथ भाजपा में जाने का उन्हें अब तक इनाम नहीं मिला है। दूसरी तरफ उपचुनाव में फिर से जनता का सामना करने की उनकी हिम्मत भी टूट रही है। सूत्रों के मुताबिक कई सिंधिया समर्थक खुद अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं हैं। सिंधिया समर्थकों के सामने चुनौती केवल कांग्रेस से नहीं है। 1.5 साल पहले जिन भाजपा विधायकों को हराकर वो विधानसभा पहुंचे थे, वो भी इन्हें टिकट दिए जाने को आसानी से पचा नहीं पा रहे हैं। हारे हुए ऐसे भाजपा उम्मीदवारों ने अभी से अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार तेजस्वी का नीतीश पर हमला, कहा देशवासी कह रहे हैं कि सीएम को डर लगता है। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब जुबानी जंग तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी अपने परवान चढ़ चुका है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। मंगलवार को तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके लिखा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इस संकट काल में स्वास्थ्य व्यवस्था, गरीबों श्रमिकों की वस्तुस्थिति जानने और राज्यवासियों की हौसला अफजाई करते विगत 84 दिन से आप घर से बाहर नहीं निकले हैं। आप ऐसा करने वाले देश के अकेले सीएम हैं। अगर कोई डर है तो आगे आगे मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन अब तो निकलिए। तेजस्वी ने दूसरे ट्वीट में लिखा, देशवासी कह रहे हैं कि बिहार के सीएम को डर लगता है। सरकारी मशीनरी और संसाधनों का दुरुपयोग करते हुए आप प्रतिदिन घंटों अपने नेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन आम जनता को आपने पूछा तक नहीं। क्वारंटाइन सेंटरों में आपने जनता की क्या दुर्गति की, यह किसी से छुपा नहीं है। अब तो जागिए। बता दें कि इससे पहले सोमवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने भी ट्वीट करके सीएम नीतीश पर निशाना साधा था। लालू यादव ने लिखा, बूझे तो जाने किस प्रदेश का डरपोक मुख्यमंत्री विगत 83 दिन से घर से बाहर नहीं निकला है। कोरोना भले न भागल, लेकिन ई मुख्यमंत्री जनता के बीच मंझदार में छोड़ के भाग गए। ई रणछोड़ के हिसाब किताब आवे वाला चुनाव में सब लोग मिलजुल के ला। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आएंगे नए ईवीएम, छेड़छाड़ करने पर मशीन हो जाएगी बंद। जी हां दोस्तों, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर चुनाव आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। वहीं इस साल विधानसभा चुनाव में सबसे नए ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे ही वोटिंग कराई जाएगी।
बिहार चुनाव के लिए M3 मॉडल की ईवीएम मशीन मंगवाने का निर्देश दिया गया है। 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश से मशीनों को लाया जाएगा। 200 से ज्यादा उम्मीदवार होने पर भी बैलेट यूनिट से मतदान हो सकेगा। आपको बता दें कि नई मशीन में टेम्पर डिटेक्शन फीचर है। अगर कोई मशीन से छेड़छाड़ करता है तो काम करना बंद कर देगी। नई ईवीएम छोटी खराबी को खुद ठीक कर लेती है और अगर सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी है तो डिस्प्ले पर सूचना भी आती है। दरअसल मशीन की कंट्रोल और बैलेट यूनिट आपस में कम्युनिकेट करती है। यदि बाहर से कोई कंट्रोल या बैलेट यूनिट लगाई जाएगी तो यह काम करना बंद कर देगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से नई ईवीएम मशीन लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार फिर से अपना घर छोड़ आंखों में आंसू लिए दूसरे राज्य काम पर लौट रहे प्रवासी। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण काम बंद होने और आर्थिक संकट झेलने के बाद बड़ी संख्या में प्रवासी वापस अपने घर आ गए हैं। राज्य सरकार ने उन्हें रोजगार देने की बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन हकीकत अब सामने आ रही है कि प्रवासियों को उनके गांव में ही काम नहीं मिल रहा है। इससे उनके सामने अब फिर रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इससे परेशान होकर वे फिर अपना घर बार छोड़कर दूसरे प्रदेशों की ओर रुख करने लगे हैं। सरकार ने कहा, बनाएंगे आत्मनिर्भर, नहीं मिल रहा रोजगार। कोरोना संकट में दूसरे राज्यों से वापस आए मजदूरों की हुई खातिरदारी के बाद भी रोजगार के लिए शासन प्रशासन द्वारा दिए गए अवसर उन्हें लुभा नहीं सके। बड़ी उम्मीद थी कि प्रवासी मजदूरों के गांव घर में ही रोजगार उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। खासकर मनरेगा के तहत काफी संख्या में रोजगार देने की योजना बनाई गई है। 12.50 लाख से अधिक कार्य दिवस अब तक सृजित किए जा चुके हैं। जबकि मनरेगा में प्रवासियों की दिलचस्पी का आलम यह है कि क्वारंटाइन सेंटरों पर ठहरे श्रमिकों में से कुछ ने ही जॉब कार्ड बनवाया है। किसान मजदूरों को पंजाब से मिल रहा बुलावा, लौट रहे वापस। पंजाब के पटियाला में धान की रोपाई के लिए मजदूरों की घोर कमी हो गई है। वहां के किसान मजदूरों की वापसी के लिए मेड के सहारे गांव-गांव बस भेज रहे हैं। सोमवार को मधेपुरा से मजदूरों को लेने के लिए बस देवरिया थाने के बुढ़ानपुर गांव पहुंची। वहां से अजय पासवान के नेतृत्व में 10 मजदूर पंजाब के लिए दोपहर में बस से रवाना हुए। बताया कि 8-10 मजदूर जा रहे हैं। धान रोपाई के बाद सभी लोग वापस गांव लौट आएंगे। घर का चूल्हा होने लगा बंद, लौटना पड़ रहा है दूसरे प्रदेश। इंटर पास कर रोटी की तलाश में निकले मधेपुरा के बराही गांव के अंदू कुमार ने बताया कि वह आगे की पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन पिता व भाई को काम मिलना बंद हो गया है। घर में चूल्हा बंद होने लगा तो धान रोपाई कर पैसा कमाकर घर चलाने का फैसला लिया, इसीलिए पंजाब जा रहे हैं। ललित सदा पृथ्वीनाथ सदा ने बताया कि लॉकडाउन में पटियाला से गांव आ गए थे। अब तक गांव में एक दिन भी काम नहीं मिला। पैसे के अभाव में बीमार पिता का इलाज भी नहीं करा पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रदेश जाने के सिवा कोई उपाय नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह से पूछा, क्या लद्दाख में चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया है? आज की बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने मंगलवार को ट्वीट किया, हमारे रक्षा मंत्री हाथ के चुनाव चिन्ह पर टिप्पणी कर रहे हैं। क्या वो इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? क्या लद्दाख में चीन ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा किया है? सोमवार को भारत चीन सीमा विवाद पर राहुल गांधी ने एक शेर के जरिए टिप्पणी की थी। सबको मालूम है सीमा की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को शायद ये ख्याल अच्छा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने जारी किया बयान, बोले भाजपा की गलती से युवाओं का 1 साल बर्बाद, नई पीढ़ी अगले चुनाव में देगी जवाब। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यदि भाजपा की रूढ़िवादी सरकार वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ दुराग्रह न रखते हुए समाजवादी पार्टी की लैपटॉप बांटने की दूरदर्शी योजना जारी रखती तो कोरोना के लॉकडाउन पीरियड में शिक्षा गांव-गांव तक पहुंचती। अखिलेश यादव ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि गांव देहात में रहने वाले तमाम छात्र स्मार्टफोन और लैपटॉप के अभाव में ऑनलाइन शिक्षा से वंचित रह गए। भाजपाई गलती से युवाओं का 1 साल बर्बाद हो गया। अब इसका जवाब तो नई पीढ़ी अगले चुनाव में ही देगी। समाजवादी सरकार ने अपराध नियंत्रण के लिए यूपी डायल 100 सेवा शुरू की थी। इसके लिए अत्याधुनिक वाहनों की व्यवस्था की गई थी ताकि वे घटना स्थल पर जल्द से जल्द पहुंच सके। भाजपा राज में पुलिस का चक्का गरीब किसान की सब्जी रौंदने का काम कर रहा है। प्रयागराज के घूरपुर सब्जी मंडी में पुलिस का शर्मनाक कृत्य दिखा है। दरअसल भाजपा राज में कोई नीति या दृष्टि नहीं दिखती है। आपराधिक घटनाओं में भाजपा नेताओं, सांसदों, विधायकों की संलिप्तता मुखर रूप से दिखाई देती है। आश्चर्य होता है, एक फर्जी शिक्षिका 25 विद्यालयों में नियुक्ति और वेतन आहरण में सफल हो जाती है। साल भर से यह खेल चलता रहा। स्वाभाविक है, बिना भाजपा के लोगों के शामिल हुए यह फर्जीवाड़ा नहीं होता। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
कोरोना, दिल्ली में छूट और टेस्टिंग पर नाराज 2 साल का बच्चा, केजरीवाल सरकार के खिलाफ याचिका। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली में कोरोना की तेज होती स्पीड के बीच लगभग सभी किस्म की गतिविधियां खोल दी गई हैं। बाजार से मॉल तक, मंदिर से मस्जिद तक सब कुछ खुल गया है। जहां लोग इससे राहत महसूस कर रहे हैं तो 1-2 साल के बच्चे ने गहरी चिंता जाहिर की है। इस बच्चे ने लॉकडाउन में छूट और दिल्ली में टेस्टिंग व्यवस्था पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। 2 साल के बच्चे ने अपने पिता के जरिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली में बिना लक्षण वाले लोगों की टेस्टिंग पर रोक से हालात बिगड़ गए हैं। इसके अलावा बेड और वेंटिलेटर्स जैसी सुविधाओं की कमी ने भी स्थिति चिंताजनक बना दी है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।